सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और सादर नमन प्रणाम। मैं हूं आपका साथी नरसोत्तम मेजर और एक नई सीरीज़ में हम आज एक ऐसे शिक्षाविद से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने पिछले 3 से 4 दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग क्रांति की मशाल जलाई रखी है। तो सीरीज़ का नाम है हमारा शिक्षा के सारथी विद्या से विकास। हमारे क्षेत्र में अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है और हज़ारों विद्यार्थी जहाँ से पढ़कर निकले हैं और 2-3 पीढ़ियों तक के विद्यार्थियों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। ऐसे ही विद्यालय में आज मैं मौजूद हूँ और जहाँ अक्सर मौजूद रहता हूँ, मेरा अपना आदर्श हाई स्कूल। और आज ही के शुभ दिन यानी 29 मार्च 1990 को इस विद्यालय की स्थापना हुई थी और आज ये संयोग ही है कि जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं तो विद्यालय अपने गौरवमयी 36 वर्ष पूर्ण कर चुका है। और इस लंबी यात्रा में इस विद्यालय की केंद्र बिंदु रही है हमारे आदरणीय मैम शकुंतला खिचड़ जी, जिन्होंने न केवल एक शिक्षक के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शन और समाज निर्माता के रूप में भी पहचान बनाई है। और हमारे विद्यालय के निदेशक श्री राजकुमार जी खिचड़ के, जिन्होंने आर्थिक प्रबंधन संभाला और समाज सेवा के मोर्चे के साथ साथ मैडम को भी संबल दिया। तो हम आज विस्तृत रूप से मैम से बात करेंगे। तो नमस्कार मैम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मैम, सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी जन्मभूमि तो गांव चौधरीवास है सर जी, लेकिन कर्म भूमि परवरिश और मेरी रोहतक से रही। मेरे फादर सर्विस में थे और मैं एक खुश मिजाज लड़की हूँ जिसे बहुत अच्छा मेरे पेरेंट्स मिले, बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। ऐसी परवरिश और ऐसी एजुकेशन आज भी लड़कियों को नहीं मिलती है। और शिक्षा के क्षेत्र में श्री SS खन्ना हमारे आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल होते थे रोहतक में। जहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण? वहाँ से शिक्षा ग्रहण मैंने की। श्री SS गुलाटी सर होते थे हमारे मिडल तक की। बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छे हमारे प्रिंसिपल, अब वो दुनिया में नहीं रहे। और मोटिवेशन जो मुझे स्कूल के लिए या शिक्षा के लिए दी वो श्री SS खन्ना सर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतक से मिली। मैम, जब 1990 में आपने यहाँ आकर, और ये हमारा सौभाग्य रहा कि आप यहाँ शादी होकर यहाँ आए और ये इतना एक अहम स्थान शिक्षा के क्षेत्र में आपने पाया है अपनी मेहनत से और लगातार संघर्ष जुनून से। तो मैम, जब आपने 1990 में ये विद्यालय शुरू किया तो इसकी शुरुआत की क्या, कहाँ से चर्चा की परिवार में, कैसे आपके ससुराल जनों का या जो पक्ष है आपका उनका क्या सहयोग रहा, और किस तरह ये जो आज हम एक भव्य और ऐतिहासिक स्कूल के रूप में जिसको जानते हैं उसकी नींव हम जानना चाहेंगे कि कहाँ और कैसे पड़ी? जैसा कि अभी आपने बताया कि 29 मार्च 1990 को स्कूल की स्थापना हुई सर, तब एक प्राइमरी स्कूल के रूप में हुई। और इसमें मेरे फादर चोई कांशीराम जी गोदारा और मेरी माँ भागवंती देवी, जो कि अब दोनों ही दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने मुझे ऐसी परवरिश और एजुकेशन दी, एक ऐसी लाइन बनाई कि हम आप जैसे साथियों के साथ इस मुकाम तक पहुंच पाए। और सबसे बड़ा योगदान जो मैं मानती हूँ वो मेरे फादर इन लॉ चोई निहाल सिंह जी खिचड़ का रहा कि उन्होंने कहा, मेरी शायद काबिलियत देखी होगी उन्होंने, या शायद मेरी मजबूरी कि मेरे को घरेलू काम जो डंगर पशुओं का था वो मुझे उससे होता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप एजुकेशन में हो, आप अपना उस तरह का कोई काम देखो। दूसरा, मेरे हस्बैंड जो थे वो सर्विस में थे और किन्हीं कारणों से सर्विस छोड़ दी। तो मैंने सारा विचार करके एक छोटे स्कूल के रूप में मैंने सोचा कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। प्राइमरी तक का स्कूल था सर। और स्टार्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि टीचर नहीं मिलते थे हमारे को। तो मेरी सिस्टर और मेरा भाई रमेश जो आज डायरेक्टर है, उन्होंने कुछ महीने क्या साल मेरे साथ रहकर संस्था को एक संबल दिया और अच्छे तरीके से हम अपना काम
और विश्वास जमा पाए लोगों के ऊपर। बहुत बढ़िया। तो प्राइमरी के रूप में आपने वहाँ शुरू किया, तो तब मैम शिक्षा की अपने क्षेत्र में क्या परिस्थितियाँ थी? क्योंकि उस समय तक शायद सरकारी स्कूल ठीक थे, धीरे धीरे फिर निजी स्कूलों ने समाज में, गांव में अपना एक अलग स्थान बनाया। तो उस प्राइवेट स्कूल्स की उस यात्रा को आप कैसे देखते हैं कि उस ज़माने में भी जब लोगों के पास सीमित संसाधन थे, धीरे धीरे वो निजी स्कूलों की ओर आकर्षित हुए? ये बात आपकी सही है कि जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो लोगों के अंदर शिक्षा के नाम की कोई ज्ञान ज्योति नहीं थी। गवर्नमेंट स्कूलों में जाते थे, और जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया तो जहाँ मेरी बिल्डिंग थी उसके पीछे तो लंबे खेत होते थे सर, सरसों लगी होती थी। एक छोटी सी बिल्डिंग रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हमने स्कूल स्टार्ट किया। राजकुमार जी के सहयोग से उनके मित्रों ने हमारा अच्छा कोऑपरेट किया और अच्छे बच्चे भेजे, और सर ने कहा कि 1 साल भेजो, अगर आपको रिजल्ट नज़र आए तो नेक्स्ट ईयर रखना, वरना मत रखना। तो अच्छा उनका हमें कोऑपरेशन आदमपुर के लोगों ने दिया, जिसका आज परिणाम आपके सामने है। बहुत बढ़िया मैम। तो हम देखते हैं कि आज ये 3.5-4 एकड़ में विशाल भवन बना हुआ है और वेल सेटल्ड एक संपूर्ण स्कूल हम जिसको कह सकते हैं, उस स्थिति में आज ये विद्यालय आपने लगातार इतने संघर्ष से लाकर शुरू किया है। तो मैम छोटे भवनों से लेकर आज इस विशाल कैंपस तक की जो यात्रा रही है वो भी अपने आप में एक इतिहास है, और इससे जुड़ा कोई यादगार पड़ाव आप साझा करना चाहें हमसे? इतने लंबे जीवन में सर बहुत अच्छे साथी हमें मिले, और अभी तक भी मेरे साथ आप जैसे बहुत अच्छे साथी मिले हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहला श्रेय मैं जो देना चाहूँगी वो मैडम पुष्पा जिंदल होते थे मेरे पास। उनका बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा संस्था को बढ़ाने के लिए। और मैडम हिंदी के होते थे वत्स मैडम जी। और फिलहाल मेरे पास सुभाष सुथार सर हैं। मैडम उर्मिल मेरे पास पिछले 33 सालों से एक संस्था में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत लंबा पीरियड होता है सर। 30 ईयर्स से मेरे पास मैडम सुशील हैं, और ऐसे अनेक साथी हैं मेरे पास जो बहुत अच्छी संस्था को गाइडलाइन देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसको मेरे एक ये लेफ्ट और राइट हैंड बन के काम करते हैं सर। बहुत बढ़िया। तो हम देखते हैं मैम, जब शुरुआत में उस समय जब प्रदेश भर में यह समाज बड़ी संख्या में निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहा था, तो शुरुआत के समय में जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स खुले हैं, तो लगभग आदर्श नाम हम हर किसी गांव में देखते हैं तो एक दो स्कूल जरूर मिल जाएंगे, और सर्वाधिक शायद इसी नाम से स्कूल है। तो इस आदर्श नाम रखने के पीछे या तो उस समय की परिस्थितियां है, या आपके मनोविज्ञान में क्या कुछ अवचेतन मन में आया कि आदर्श नाम रखने के पीछे क्या सोच क्या थी? ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर, कि आदर्श नाम आपको हर गांव शहर में मिलेगा। क्योंकि जब हमने स्कूल स्टार्ट किया ना, उस समय बहुत मॉडर्न नाम होते ही नहीं थे, और हर किसी आदर्श स्कूल नाम रखने वाले का मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा सिद्धांत पे करना। आदर्श के कई मीनिंग है सर, जैसे सिद्धांत हो गया, विश्वास हो गया, उत्कृष्टता होगी और अनुकरणीय हो गया। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी सर कि अपने सिद्धांतों पर कायम रहकर उत्कृष्टता और विश्वास के साथ सर्वोत्तम स्थिति में काम करते हुए सूर्य की भांति चमकने वाली एक संस्था है आदर्श हाई स्कूल। बहुत बढ़िया मैम। और हम देख रहे हैं कि 3 पीढ़ियों से लगातार लोग आ रहे हैं। तो मैम अभी हम बात करें स्कूल की मैनेजमेंट की, प्रबंधन की, तो जैसा कि आपने बताया कि विद्यालय के निदेशक और हमारे आदरणीय डायरेक्टर सर का कितना योगदान और कितना संबल आपका पूरी इस यात्रा के दौरान रहा? कहते हैं सर कि एक सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन यहाँ अपोजिट है। अच्छा। यहाँ पर क्या है कि परिवार का सहयोग बहुत मिला सर, और राजकुमार जी का सहयोग तो सराहनीय रहा, क्योंकि इनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। सबसे बड़ी बात होती है सर कि कई बार घरों के अंदर जेंट्स को टाइम की दिक्कत होती है, अभी लेट क्यों आई, या खाने में ये नहीं बनाया, ये ऐसा राजकुमार जी ने मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं दिया। और समाज सेवा में सक्रिय थे, समाज सेवा में सक्रिय रही है। लाभ मिला स्कूल चलाने में?
लोगों में पहचान बनाई सर, डायरेक्टर सर के नाम के पीछे हमारा नाम जुड़ा, तभी हम सक्सेस हो पाए। एक स्त्री के रूप में प्राचार्य और एक परिवार की सदस्य के रूप में जिम्मेदारियां हैं। जैसे आप अभी तो जैसे जब स्कूल शुरू किया, शुरुआती उस समय बच्चे छोटे थे, और आज जब ये बड़ा स्कूल किया तो आपके पोता पोतियां जो है वो छोटी है। तो एक शिक्षक के रूप में, एक महिला नेतृत्वकर्ता के रूप में, क्योंकि स्कूल को आप लीड कर रही है, और एक माँ, दादी, सास के रूप में, तो इन जिम्मेदारियों को आप कैसे मैनेज कर पाती है? मुझे लगता है सर कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, हर घड़ी हर पल अपडेट रहना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात मैं बार बार कहूँगी कि मैं अब अगर पोती हो गई तो पीछे मेरी बहू आ गई, तो मेरे को बच्चों का भी फुल सपोर्ट मिलती है वहाँ पर। मुझे अब घर जाकर ये टेंशन नहीं है भी खाना क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना है। ये एक बहुत बड़ा योगदान होता है, वरना जैसे जैसे परिवार बढ़ते हैं जिम्मेवारियां बढ़ती हैं। टीम वर्क में डिवाइड किया, उससे आप बेहतर मैनेजमेंट कर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और प्राचार्य का तो मैं बताया कि बार बार मेरे अच्छे साथी हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अगर हमने ठान रखा है कि हमने करना है तो कहीं कोई, वरना अगर हम समस्याएं गिनने लग जाए तो बहुत हैं, लेकिन मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैम आज जैसे 36 साल विद्यालय को पूरा हो गया, एक किसी भी संस्था के लिए एक बड़ा पड़ाव होता है, ये माइलस्टोन्स होते हैं। तो इन 36 वर्षों में मैम कहीं कोई कठिनाई का, कभी किसी बड़ी कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा हो और आपने उसे कैसे पार किया? सबसे बड़ी कठिनाई सर मेरे लिए ही नहीं, सभी स्कूलों के लिए, सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए आई जब कोरोना काल आया। ये तो पूरी मानवता पे पड़ा, पूरी मानवता पर था, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा सर। उसके अंदर हमें कुछ पेरेंट्स के असली चेहरे नजर आए, और थोड़ा सा सरकार का भी रवैया जो था वो एक अच्छा नहीं था। उसके अंदर ये कहा गया कि आप विदाउट SLC गवर्नमेंट स्कूलों में आ जाओ। तो उस दौरान सभी स्कूल लॉस में गए। और आपको मैं बताऊं कि हमारा एक स्टेट लेवल का एक ग्रुप बना हुआ था, तो जब सुबह हम उठते हैं तो उसके अंदर ओम शांति के इतने मैसेज होते थे कि हमारा साथी कोई गया, जाना कोई बात नहीं थी परमात्मा, लेकिन सुसाइड जो सबसे ज़्यादा हुए वो हमारे साथियों के जो टीचिंग लाइन में थे, प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट को तो मिल रही थी। तो यहाँ मेरे को सरकार का ये रवैया अच्छा नहीं, बड़ा कठिन दौर था। और मैं तो ये परमात्मा से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा दौर कभी ज़िंदगी में ना आए। एक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि बच्चे भी उस समय मैम क्या था कि पहले बच्चे फ़ोन से इतने कनेक्टेड नहीं थे। उस दौरान सरकार ने ये कहा, ये व्यवस्थाएं ऐसी की गई कि होमवर्क है जो वो फ़ोन पे भेजा जाएगा, और तभी से बच्चों के हाथ में फ़ोन, जहाँ हम ये कहते थे कि फ़ोन नहीं देखना, वहाँ हमने खुद पकड़ाए। और उसके बाद है ये बच्चों की एक बुरी आदत के रूप में उनके जीवन में आदत के रूप में आए, क्योंकि हम खुद कहने लगे बेटा काम आएगा, जबकि बच्चे गांव के अंदर ऑनलाइन नहीं आए थे। सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप आखिर में हमने शुरू किया, उसके माध्यम से काम भेजा, लेकिन थोड़ा कोऑपरेशन यहाँ पर हमें कम मिला। तो मैम केवल आपके हिसाब से शिक्षा का असली उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि एक तो आजकल क्या है कि मार्क्स पे ज़्यादा पेरेंट्स ध्यान देते हैं, उसके इतने आगे, उसके इतने आगे, या बच्चे भी कहीं न कहीं क्योंकि व्यवस्थाओं का दबाव भी होता है। तो क्या एक डिग्री ही शिक्षा का असली उद्देश्य है, व्यक्ति के, बच्चे के संपूर्ण चरित्र का निर्माण करना असली उद्देश्य शिक्षा? सर डिग्री सिर्फ कागजों तक सीमित है। मेरा मानना तो ये है कि बच्चा हर चीज़ प्रैक्टिकल सीखे। अभी भी आज एक बच्चा रो रहा था कि सेकंड थी वो गुड़िया। मैंने कहा बेटा सेटिस्फाइड? कहती नो मैम मैं सेकंड आई हूँ। मैंने कहा सेकंड क्या होता है? आपकी वैल्यूएशन, आपकी परसेंटेज देखो कितनी, 98% पर था वो बच्चा। तो डिग्री नहीं, बच्चा एक सब चीज़ें सीखे, प्रैक्टिकल रूप में सीखे, आने वाले समय के अंदर उसको इस टाइप की कोई दिक्कत नहीं आए कि वो क्या करे क्या नहीं करे, काबिल बने बच्चा। कोई एक लाइन पकड़ ले। बच्चे कहते हैं हम आर्ट्स लेंगे, हम नॉन, मैंने कहा कोई लाइन ले लो। आर्ट्स को थोड़ा सा लोग नीचा देखते हैं, जबकि हम ये कहते हैं कि जितनी लाइनें आर्ट्स में खुलती हैं वो कहीं खुलती नहीं है। तो आप एक टारगेट रखो, उसके अंदर अपना स्किल जो है अपनाते जाओ, उसके ऊपर चलते जाओ, मंजिल जरूर मिलेगी जी। तो मैम विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और जीवन मूल्य, क्योंकि ये आज के जो दौर की शिक्षा है उसमें सभी जो मानव मूल्य बढ़ाने के जो तत्व वो यही है।
तो बच्चों में संस्कार और जीवन मूल्य देने के लिए विशेष से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या आपने ये स्कूल के पूरे जो पूरे डे का डे बाय डे डिसाइड होता है मैनुअल, उसके हिसाब से ही तय कर रखा है? वैसे तो सर संस्कार पहली बात तो माँ बाप के होते हैं जी। माँ बाप बच्चे को अच्छी गाइडलाइन दें। मेरे पास पेरेंट्स आएंगे कहेंगे जी फ़ोन बंद नहीं करता, टीवी बंद नहीं करता, ये तो देखो पेरेंट्स की ड्यूटी है। कोई भी स्कूल का टीचर, हाँ जी। दूसरा नैतिक मूल्य जिसको हम कहते हैं, ईमानदारी, सहनशीलता, भावनात्मकता, सच्चाई, ये सर हम प्रतिदिन प्रेयर असेंबली के अंदर बच्चों को और टीचर्स की हमने ड्यूटी लगा रखी है कि एक मोटिवेशनल, चाहे एक लाइन बोले चाहे वो एक स्टोरी सुनाए। और दूसरा टीचर्स को ये कह रखा है कि आप वेल ड्रेस्ड होकर आओ, बच्चा आपको रोल मॉडल मानता है। अगर बच्चा टीचर अच्छे से जाएंगे तो बच्चा उसकी समझेगा। बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जी, हम कहते हैं बच्चा मानता नहीं है। आप अपने घर में भी बच्चे को ये कहोगे ना कि बेटा ये थोड़ा गलत हो गया टीचर से, आप इसको सही करो, तो बच्चा ये कहेगा नहीं मेरी मैडम ने करवाया। हाँ, मेरे मैडम ने करवाया। तो इतना इफेक्ट है टीचर्स का। तो और गाइडलाइन देते भी हैं, टाइम टू टाइम हम मीटिंग करते हैं पेरेंट्स से, बच्चे को ऑफिस में बुला के भी समझाते हैं कि बेटा ये चीज़ें अच्छी नहीं है। और ज़्यादातर 9th से +2 जो बच्चे होते हैं ना सर, उसको मैं पर्सनली ऑफिस में बुला के ही मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चों के लाइन बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और लाइन बनाने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। समय यही होता है। बिल्कुल यही टाइम होता है बच्चे के आगे बढ़ने का। यहाँ पेरेंट्स को थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए। तो मैम जैसे हम बाहर देख रहे थे कि वॉल ऑफ एलुमनी जो हमारे शाइनिंग स्टार्स विद्यालय से निकले हुए हैं, उनकी हमने फ़ोटोज़, उनके पद भी लगा रखे हैं। तो इतने लंबे समय से जाहिर है हज़ारों विद्यार्थी यहाँ पढ़ के गए हैं, तो उसमें विद्यार्थियों ने समाज में कैसी पहचान बनाई? कोई 1-2 प्रेरणादायी उदाहरण आप साझा करना चाहेंगे? सर 36 ईयर्स में मेरे बच्चे बहुत अच्छे लेवल पर पहुँचे, और सबसे अच्छी बात अफसर बनने के बाद वो बच्चे मेरे टच में हैं। अभी भी बेटा नवीन एडवोकेट आया था और अपने बच्चे का रिजल्ट लेने के लिए, उसका बच्चा भी टॉप मोस्ट चल रहा है। सुमन पूनिया FGM कॉलेज में प्रोफेसर है इंग्लिश की। बेटा जतिन मित्तल जो है वो उत्तराखंड के अंदर हमारा बच्चा जज लगा हुआ है। और सैकड़ों उदाहरण। एक बच्चा सिंगिंग में मेरा लंदन तक गया हुआ है, धीरेन्द्र नाम का बच्चा है। रजत जो है वो गजटेड ऑफिसर बच्चा बना है अभी पिछले दिनों। अब ये स्कूल में आके गया है, बच्चों को मोटिवेट करके गया है। कहने के बाद बच्चे अफसर बनने के बाद हमें याद रख रहे हैं, हमारे लिए माँ सरस्वती का ये सबसे बड़ा वरदान है सर। बहुत बढ़िया। और ये आपके दिए हुए संस्कार ही है कि वो जीवन में उनको उतार रहते हैं। कई बार हम देखते हैं मैम कि बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, लेकिन संस्कार या जीवन मूल्य जिनकी हम बात करते हैं, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान के जीवन में, अगर उस पे नहीं है वो, तो उसकी सफलता वो बहुत बड़ी। अभी मेरा बच्चा रवीश जानी, जो यहीं कह देते रूरल एरिया कह देते हम, कोई रूरल एरिया नहीं, जिस बच्चे ने पढ़ना होता है, बढ़ना होता है, अच्छे संस्कार घर से मिलते हैं, स्कूलों से मिलते हैं। अभी उस वो HSIDC में गजटेड ऑफिसर है सर, एक ही पोस्ट थी, एक बच्चा लगा अपना। बहुत बड़ी बात। और पिछले दिनों प्रमोशन हुई उसकी। उस बच्चे ने स्पेशल फ़ोन किया कि मैडम कहाँ हो आप, मैं आप मिलना चाह रहा हूँ। मेरे दिमाग में तभी आ गया था कि कुछ ना कुछ खुशी आ रही है आज। तो ये अच्छा लगता है, प्रमोशन बच्चे की हो रही है, लेकिन खुशी हमें हो रही है कि वो हमारा बच्चा इस लेवल पर पहुंच गया। याद भी कर रहा है, यही जीवन मूल्य है मैम जिसकी हम बात कर रहे थे कि आपने वो जीवन मूल्य और संस्कार बच्चों को दिए हैं, क्योंकि वो आज भी अपनी सफलता का क्रेडिट स्कूल को देते हैं। आपके जो एक अनुशासन के लिए जाना जाता है स्कूल, उसको देते हैं। तो मैम अभी जैसे अपन चर्चा की डिजिटल युग या नई शिक्षा नीति भी गवर्नमेंट ने अभी जारी की है, नई शिक्षा नीति 2020। तो उसमें विद्यालय के रूप में, एक मैनेजमेंट के रूप में या शिक्षकों में उसको लागू करने की क्या क्या किस तरह की चुनौतियां आ रही है, अगर उस पर चर्चा करना चाहो तो? नई शिक्षा नीति अभी वैसे बेसिक रूप से प्रॉपर नहीं शुरू हुई है सभी जगह पर, लेकिन स्कूलों के अंदर हमने क्या, जैसे नई टेक्नोलॉजी के आधार पर प्रोजेक्टर हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कनेक्टिविटी की। और लोग जागरूक नहीं हैं। अगर हम बच्चों को ये कहें कि ऑनलाइन आओ, तो बच्चे, पहली बात तो बच्चों को फ़ोन देते ही नहीं है पेरेंट्स।
कोई देते हैं। आज ही जैसे हमने छोटा सा सिंपल सा मैसेज डाल रखा था कि 29 मार्च को एनुअल डे रिजल्ट रहेगा और बच्चा वाइट यूनिफॉर्म में आएगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने कहा जी हमने पढ़ा ही नहीं। जब वो सिंपल मैसेज नहीं बोलते तो नई टेक्नोलॉजी तो बहुत बड़ी बात होगी। ये चीज़ें शहरों में ज़्यादा अच्छी हैं। जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, हो रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लग रहा है लेकिन, क्योंकि गांव का और शहर का अंतर भी मैं मानती हूँ कि यही है। बाकी बच्चों की इंटेलिजेंसी में कोई कमी नहीं है, बच्चों की जीके बहुत अच्छी है, बच्चों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, लेकिन इस तरह की नई टेक्निक्स हैं वो थोड़ी अभी कम है। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, जैसे आप ग्रामीण और शहरी स्तर पे है कुछ बुनियादी सुविधाओं में फ़र्क है, कनेक्टिविटी का है, या कोई चीज़ें हैं वो शहर में जल्दी पहुंचती है और गांव में आते आते थोड़ा समय लगता है। तो इसमें बच्चों की जो आवश्यकताएं, शहर के बच्चे की या गांव के बच्चे की, उन आवश्यकताओं में आप क्या अंतर देख पाती हैं? किस तरह के आवश्यकताओं में सर सबसे मेन है पेरेंट्स का जागरूक होना। पेरेंट्स ही तो आवश्यकताएं पूरी करेगा। बच्चे को तो जो कुछ भी देगा वो आज पेरेंट्स देगा। अभी पिछले दिनों कई पेरेंट्स आए, कहते स्कूल का वर्क हम भेजते तो पेरेंट्स के लिए हैं, लेकिन बच्चे को आप आमने सामने रखो कि आज 5 कॉपीज में काम मिला, 5 सब्जेक्ट में काम मिला है, आप वो इसके अंदर चेक करो मिला या नहीं मिला। तो बच्चों का आवश्यकताएं जो पेरेंट्स पूरी करेगा जी। समय जरूर दें बच्चों समय को, जरूर दें जी। पेरेंट्स जब तक नहीं समय देगा तो देखो थोड़ा कोऑपरेशन तो हम 80% 90% हम खुद कोशिश करते हैं, लेकिन 10-20% तो पेरेंट्स जुड़े हमारे से। और आज के समय में जैसे आम जन में हम देखते हैं, अगर निजी स्कूल वाले तो इतना ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, हालांकि लोगों को ये समझना चाहिए कि जो निजी स्कूल का कॉन्सेप्ट या जो परसेप्शन उनके दिमाग में बन रही है, वो मेट्रो सिटीज़ के बड़े बड़े स्कूल है जिनमें लाखों रुपए साल की फीस है। एक नर्सरी का बच्चा उसकी 1.5-2 लाख रुपए साल की फीस होगी, और यहाँ हम +2 तक के बच्चे को 40-50 हज़ार में पढ़ा रहे हैं। तो एक तो पेरेंट्स को उन स्कूलों में, इन स्कूलों में, मैं अक्सर कहता हूँ कि हम कोऑपरेटिव स्कूल से हैं, कोऑपरेटिव सहयोग चला रहे हैं। तो इसमें मैम एक निजी स्कूल चलाने में आपको किस प्रकार की एक कठिनाई, एक प्रिंसिपल होने के नाते भी और एक महिला होने के नाते भी, क्या किस तरह की कठिनाइयाँ आपके सामने पेश आ रही? सर निजी स्कूल चलाने में वैसे मैं रियलिटी बताऊं आपको कि सबसे बड़ी कठिनाई हम स्कूल वाले हैं। मान लो हम किसी भी बच्चे की 20,000 रुपये फीस लेते हैं, दूसरा स्कूल वाला आएगा कहेगा जी मैं 20 में 2 पढ़ा दूंगा, तीसरा आएगा जी मैं 4 पढ़ा दूंगा। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स क्वालिटी देखें, फीस ना देखें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई भी संस्था, सर घर भी हो चाहे सबसे छोटी इकाई घर होती है हमारी, घर में भी चलाने के लिए खर्चा चाहिए। जो 8,000 ले रहा है, 7,000 ले रहा है, वो उसी के अकॉर्डिंग सुविधाएं दे रहा है। जो 20 ले रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी ना बढ़ाएं, हम क्वालिटी बढ़ाएं। क्वालिटी, ठीक बात है। क्योंकि आज के टाइम में और पेरेंट्स भी अगर समझे तो, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पूंजी तो उनकी संपत्ति है, उनके बच्चे हैं सबसे बड़ी पूंजी। तो उन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो वो आउटपुट और रिटर्न हमें ज़्यादा मिलेगा। तो मैम एक महिला प्राचार्य के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा, और आपको लगता है यह समाज में इतने सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपका आना जाना होता है, तो महिलाओं को क्या प्रेरणाएं मिली है, किस प्रकार आप बोलते हैं? तो एक महिला प्राचार्य के रूप में सर मुझे आदमपुर क्षेत्रवासियों ने खूब मान सम्मान दिया। इस चीज़ का मैं एक प्राउड फील करूँगी कि 90 में जब मैंने स्कूल स्टार्ट किया उस टाइम में ग्रेजुएशन ही नहीं होती थी लेडीज़ की, हम तो BA B.Ed फुल फिल एजुकेशन जो एक प्रिंसिपल के लिए होती है वो लेकर बैठे थे। और देखम देख लड़कियों ने कोशिशें भी की। सुमन पुनिया का जो इसने कहा कि मैडम मैंने शुरू से ये देखा कि मैं आपकी तरह बनूं। अभी हंसराज खिचड़ जी की लड़कियां जो 2 प्रोफेसर लगी, उन्होंने कहा कि मैडम आप सदा से हमारे आइडियल रहे हो, क्योंकि आप स्कूल में आते थे, कहीं पे चीफ गेस्ट आते तो हम आपको देखे, हमें लगता था कि हम भी इस रैंक पर पहुंचे। रही बात छोटी बच्चियों को सर मैंने, कई पेरेंट्स ऐसे आए जिनको मैंने सिर्फ ये कहा कि आप पढ़ाओ। उन्होंने पढ़ाया, इसलिए नहीं चाहते थे वो कि
अच्छे रिश्ते नहीं मिलते पढ़ने के बाद में। अच्छा, ये भी उस समय एक बड़ी मतलब कठिनाई का दौर है भाई। लड़कियां अगर ज़्यादा पढ़ गई तो उसके हिसाब से लड़के नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने कह के आप यकीन नहीं करोगे, मैंने हजारों तो नहीं लेकिन सैकड़ों बच्चियां मैंने ऐसी पढ़ाई जो मिडिल में प्राइमरी में स्टडी छोड़ रहे, बहुत पढ़ लीजिए आगे घर भेजा। मैंने कहा घर कहाँ जाता है, आप पढ़ाओ बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाओ, कामयाब करो, और बहुत अच्छे लेवल पर है। और देखम देख कई ऐसी बच्चियां भी हैं जिन्होंने मैरिज होगी और उन्होंने वहाँ जाके अपने स्कूल बनाए। आती भी है मेरे पास कि मैडम आप हमें गाइड करो, हमने आपकी लाइन पकड़ रखी है, तो अच्छा लगता है एक। और असल उपलब्धि भी एक स्कूल प्राचार्य के रूप में यही है, क्योंकि स्कूल के टीचर से बच्चे की अटैचमेंट लास्ट तक रहती है। और कभी चाहे उसका टीचर 90 साल का हो जाए, स्टूडेंट की उम्र अगर 80 साल भी है, 70 साल है ना, तो भी वो नमस्कार करे और फीलिंग उसमें वो बच्चे वाली मेरे लिए वो वही बच्चे हैं। हाँ, अब बच्चे अच्छे हैं सर। मतलब देखो हमारे लिए गर्व की बात ये है, अभी प्रोमिला बिश्नोई यहाँ टीचर लगी हुई है, उसने कहा कि मैं सारा श्रेय मेरे मैडम को देती हूँ। हालांकि बच्चे की भी तो क्वालिटी रही होगी, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वो मानते हैं। एक बच्चा ड्राइविंग कर रहा है, कार में जा रहा है, वो गाड़ी रोक के हमारे नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, पैरों के हाथ लगाता है, कितनी बड़ी बात है उस बच्चे की। तो ये मुझे लगता है कि शायद हमारे को परमात्मा ने एक गॉड गिफ्ट दिया है ये बच्चों का। तो समाज में भी इसका अच्छा संदेश मैम गया है, और एक अच्छा प्रतिकूल समाज में बदलाव की वाहक हम आपको कहें तो कोई बहुत धन्यवाद सर नहीं होगी। तो भविष्य के लिए हम अगर बात करें मैम, तो आगे आने वाले समय में आप आदर्श हाई स्कूल को कहाँ देखना चाहती है? एक जो पौधा लगाकर आपने सींच कर आज एक वट वृक्ष बनाया है, उसके आप आगे उसका भविष्य किस तरह और क्या देखती है? सर इतना वट वृक्ष जो बना वो आप जैसे अच्छे सहयोगियों, कोई भी संस्था हो सर बिना सहयोगियों के नहीं चलती। जब मैंने 90 में स्कूल स्टार्ट किया कोई सिंगल पर्सन मेरे साथ नहीं था, लेकिन अब मेरा गुड लक कहें कि मेरे को बहुत अच्छे से अच्छे आगे बहुत विश्वसनीय, ईमानदार और डेडिकेटेड स्टाफ मेरे को मिलता रहा। आप जैसे अच्छे साथी बच्चे मिलते रहे तो ये जो आदर्श है वो एक इतने पौधे से आज वट वृक्ष बन गया। और आगे मैं ये चाहती हूँ कि सर विकसित भारत के अंदर हम ऐसी योजनाएं, वोकेशनल कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इस टाइप के बच्चों को दें ताकि विकसित भारत में कुछ हमारा भी योगदान बढ़े। और यही है मैम, विकसित भारत को तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम लगा हुआ है वो अगर मेहनत और समर्पण भाव से उसी दिशा में काम करता रहे, क्योंकि अल्टीमेटली तो जो भला अच्छा काम होगा वो देश का ही होगा, और जो भी काम देश के हित के लिए होगा, देश के विकास के लिए होगा, अंततः हम सभी नागरिक उसी में एक भागीदार बने। ये आपकी बहुत ही अच्छी सोच में अच्छी। तो मैम आप विद्यार्थियों को और पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेगी? खासकर वैसे तो आप कई बातें कर ही चुके हैं पेरेंट्स के लिए, लिए कोई विशेष संदेश उनको देना चाहेंगे? विद्यार्थियों के लिए सर सबसे पहली बात ये है कि वो गलत नीतियों से दूर रहें। आजकल इस क्षेत्र के अंदर तो बहुत ज़्यादा नशा चला हुआ है, इससे दूर रहें। अपनी एक लाइन सेलेक्ट करें और उसके ऊपर चले। ये बात मैंने पहले भी कही है, नशा मुक्ति से दूर रहें, एबो से दूर रहें, अच्छी लाइन रखें, सफलता उनके। तो क्योंकि आपने जैसे पहले बताया बहुत सी बच्चियां जो चौथी 5वीं तक करके या 8वीं तक करके छोड़ रही थी, आपकी प्रेरणा से वो पढ़ी और उन्होंने आप खुद का स्कूल भी, बहुत अच्छे बच्चे कई क्षेत्रों में, कई गाँव में उन्होंने अपने अपने स्कूल स्थापित किए हैं। तो उन युवाओं को या कोई महिला अपना निजी स्कूल खोलना चाहती है, शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहती है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे अच्छी बात तो सर ये रहेगी कि बच्चे प्रॉपर पढ़ाई करें। आजकल का जो ट्रेंड है वो रियलिटी वाला मैं बोलती हूँ सर, कि बीएड और जेबीटी जो बच्चियाँ करती हैं वो नॉन अटेंडिंग हो जाती है। मेरे पास टीपी के लिए आती हैं, मैंने कहा बेटा टीपी क्या होती है, उन बच्चों को नहीं पता होता। मैंने कहा चलो बीएड कर रहे हो, बीएड की फुल फॉर्म बता दो, नहीं पता होती। कुछ बच्चों मैंने कहा बेटा आप जेबीटी कर रहे हो, जेबीटी की फुल फॉर्म बता दो। तो सबसे पहले तो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में उस बच्चे को कम से कम उसकी एब्रीविएशन का मीनिंग तो पता होना चाहिए। जो पहले मजाक चलते थे बीए पढ़े हो 2 ही अक्षर वही उल्टा पढ़े हो, ऐसा कुछ नहीं है सर। उन बच्चों को वो मीनिंग आने चाहिए। दूसरा, जैसा हम अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं ना सर कि मेरा बच्चा इस लेवल पर पढ़े, इस लेवल पर ऊंचाइयों को छुए,
अगर वो कोई लड़कियां स्कूल करती हैं तो वो इसी भावना के साथ स्टार्ट करें कि मुझे जैसा अपने बच्चे को चाहिए इससे बेहतर मैं बच्चे को दूं। मैंने 90 में जब स्कूल स्टार्ट किया सर, आप यकीन करना मेरी स्कूल की फीस ओनली 75 रुपीज़ थी। और मेरे फादर ने एक ही सीख दी चौई कांशीराम जी गोदारा ने कि बेटा जितना पढ़ाओ उस जितनी फीस लो उससे डबल पढ़ाकर भेजना है। तो हमारी आज भी यही सोच है सर। ये मेरे फादर के संस्कार गाइडलाइन थी कि अगर हमने 1000 रुपये फीस ली तो मेरी नीयत आज भी है कि मैं 2000 का सिखा कर भेजूँ। तो मैं यही आने वाली पीढ़ी से चाहूँगी कि वो एक अच्छा बच्चों के लिए स्कूल करें क्वालिटी वाइज। तो बहुत धन्यवाद मैम। आज लंबे समय से प्रयासरत थे, कुछ स्वास्थ्य मेरी व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण ये कार्यक्रम आज कर पाए। हम तैयारियां काफ़ी समय से कर रहे थे और आज ये बेहतर है कि आज 29 मार्च हमारी स्थापना 36 ईयर्स कंप्लीट हो गए सर। आज 37 ईयर्स स्टार्ट हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आप जैसों की बेस्ट विशेस हैं। और अभी आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। और लगातार अन्य जो शिक्षा के साथी हमारे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े नाम हमारे क्षेत्र में स्कूलों के रूप में या अलग अलग जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग नाम कमाया है, उनसे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये आपको कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और चैनल को फॉलो भी करें, आईडी को फॉलो करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारी विशेष लाइन है सर, एजुकेशन विद डेडिकेशन। क्योंकि हम जो शिक्षा देते हैं मेरे स्टाफ मेंबर्स वो वास्तव में डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स हैं और समर्पित भाव से मैं कहती हूँ कि बच्चों को आप पढ़ाएं ताकि बच्चा अच्छा कामयाब हो। समर्पण की भावना जब तक किसी भी काम में नहीं होगी सर, ये तो एजुकेशन है, किसी भी काम में अगर समर्पित भावना नहीं होगी तो वो काम अच्छे से ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाता। बहुत से अच्छे पेरेंट्स वो कहते हैं जी हम आपको इतना दे के गए थे, आपने इतना करके भेज दिया। तो हमारी तरफ से 100% बच्चे को एजुकेशन विद डेडिकेशन की भावना से पढ़ाते हुए एक बहुत अच्छा समझदार और अच्छा नागरिक आप लोगों को सौंपेंगे। अंत में सर संदेश देना चाहूँगी कि आदमपुर क्षेत्र वासियों को कि वो एक बार स्कूल में विज़िट करें। परिणाम आप लोग देख चुके हैं, डिसिप्लिन आप लोग आदर्श स्कूल जो है डिसिप्लिन के नाम से फेमस भी है। और हम आपको एक अच्छा छोटा बच्चा बहुत अच्छा नागरिक बना के देंगे, अच्छा अफसर बना कर देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जितनी ज़्यादा सहयोग मिलेगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा।